आप सभी को सबका स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन नाटक आधे अधूरे। इतना अच्छा नाटक है बच्चों, ये आपने जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो जानते ही होंगे। एकदम नई एक सोच के साथ, जो आज के आधुनिक युग में आम समस्या है परिवारों के टूटने की। हाँ, इस नाटक का हर एक पात्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये आप देख पा रहे हैं, मैं इसकी मूल पुस्तक आपके पास पीडीएफ के रूप में लाई हूँ। ये रहे मोहन राकेश जी हैं आधे अधूरे। ठीक है, पूरी पुस्तक। अब पहले मैं इसकी भूमिका भी बिल्कुल पढ़ूंगी। भूमिका को स्किप नहीं करना है, उसीलिए मैं मूल पुस्तक पे फोकस करती हूँ कि भूमिका पढ़ने के लिए मिल जाए। ये आप देख पा रहे हैं 1972 में अनीता राकेश, उनकी पत्नी ने ये प्रकाशन करवाया है। उनकी क्योंकि मृत्यु हो गई थी। नाटक को मंचित करने से पहले निश्चित शुल्क देकर कॉपीराइट की बात की गई है। चलिए, कॉपीराइट से हमें नहीं लेना देना है, हम विद्यार्थी लोग हैं। यहाँ पे निर्देशक का वक्तव्य। निर्देशक कौन है? ओम शिवपुरी। पहले वक्तव्य पढ़ने, फिर मैं आपको इसके पात्र के बारे में बताती हूँ। हाँ, और उससे पहले कि ये प्रकाशित कब हुआ है बच्चों, प्रकाशन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी पिछला आपने देखा ग्रुप में, उसके लिए चल रहा था अंधा युग के लिए, तो 54 है कि 55 है, तो ये माना गया कि 54 ही है। अगर कहीं 54 नहीं होगा तो 55 आएगा, लेकिन 55 और 54 एक साथ नहीं होगा। उसका देखा जाए मेन तो 54 ही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इस पे। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1969, 1969। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 69। नोट कर लेंगे, सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है। अब देखिए निर्देशक क्या कहते हैं। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखो, समकालीन जो जिंदगी है ना, हम लोगों ने आज़ादी से पहले की समस्याएं देख ली। हाँ, जो भारत दुर्दशा शुरू किया था, उसमें देखा कि गुलामी कितनी ज़्यादा मतलब दुखदाई होती है। उसके बाद हमने देखा कि इतिहास को देख लिया, भारत के गौरवमयी इतिहास, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, यहाँ तक कि हमने ध्रुव स्वामी में देखा पुनर्विवाह की समस्या को भी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, अच्छा हाँ, इसके बाद जिक्र कर दूँ, सिंदूर की होली में भी हमने देखा विधवा विवाह को दिखाया गया है। और क्या कहना चाहिए, नारी की स्वतंत्रता के ऊपर भी उस पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों कि जब एक आधुनिक समय में जो परिवार हैं, उनके टूटने का कारण क्या है ना। बहुत अच्छी 69 में आया था, लेकिन ये समस्या आज भी विद्यमान है हमारी सोसाइटी में, हमारे जो नया भारत है उसमें। तो ये ओम शिवपुरी जी का कहना है कि एक निर्देशक की, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आधे अधूरे में भूमिका किसने लिखी है, तो भूमिका की जगह पे हम यहाँ देख रहे हैं ओम शिवपुरी का वक्तव्य है, निर्देशक का वक्तव्य नाम से। तो इन्होंने कहा है कि आधे अधूरे समकालीन जिंदगी की का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है इनको। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भली भांति संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। रंग चेतना का मतलब कलरफुल चेतना नहीं है, रंग चेतना है मतलब जो मंचन किया जाता है उसकी बात हो रही है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी थी। कहना नहीं होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। नोट कर लेंगे, एक तो मंचन बहुत अच्छी तरह से इस पे दिखाया गया है, हो सकता है, और दूसरा इसकी भाषा बहुत कशिश वाली है, मतलब बहुत कहना चाहिए आकर्षित करने वाली है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। लिखित शब्द की यही शक्ति और उच्चारित ध्वनि समूह का यही बल है जिसके कारण नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी। तो इसको बच्चों बंद मंच पर भी खेला गया है और खुले मंच पर, ओपन स्टेज जो होता है उस पर भी इसको खेला गया है, और सब पे ये अपना सम्मोहन बनाए रखने में कामयाब हुई है ये रचना। जहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है, आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है।
महेंद्रनाथ इसमें मुख्य नायक है। महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री मुख्य नायिका है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, ये देखिए, है ना, कंफर्म नहीं है क्योंकि 4 पुरुषों का यहाँ पे आपको दिखाई देंगे रोल। लेकिन ब्याह के बाद महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने पर उसे उससे वितृष्णा होने लगी है, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अनंत हैं। अब महेंद्रनाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक और घर को चलाने का असहाय बोझ है, तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत तिक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर वह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि संपूर्णता की तलाशी शायद वाजिब नहीं है ना बेटा, कुछ भी संपूर्ण है ही नहीं। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। पूरी कहानी आपको बता दी जा रही है। कभी जिस घर का वह गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। इसको कहा भी गया है रबड़ का टुकड़ा सॉरी। वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तब उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है। ज़्यादातर वीकेंड में वो शुक्रवार शनिवार को घर छोड़कर चला जाता था, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है, थका हारा पराजित, क्योंकि यही उसकी नियति है। एक दूसरे स्तर पर यह नाटक रीति पारिवारिक विघटन की गाथा है। ये इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागी है। मनोज से ही प्रेम विवाह कर लेती, मतलब भाग जाती उसके साथ। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ उस मौके के इंतजार में है जब वह भी यहाँ से भाग सके। उसका बेटा सावित्री का अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का एक जरिया मानता है। मतलब वो प्रेम नहीं था, वो घर से भागने का एक माध्यम था। छोटी लड़की है, माता पिता भाई बहन किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन संबंधों में वह दिलचस्पी लेने लगती है, जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदमिजाजी दिन पर दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती हैं। समाज है, समाज सुनाता है उसको। वो बाहर जाती है खेलने भी, तो उसको लोग ताने मारते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी के जो है पुरुष मित्र उसके घर आना जाना करते हैं और बहन ने भाग के शादी कर ली थी। तो 2 बातें बहुत हैं समाज के लिए बात बनाने के लिए। दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी सहानुभूति पाती है। बिन्नी बड़ी लड़की है, हालांकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलबगार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान आ जाता है। उसके और उसके पति के बीच में भी रिश्ते जो है ठीक नहीं है। अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है। अशोक पुत्र का नाम है, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने पर वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय हैं। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। वाह वाह, क्या बात है बच्चों। वाकई जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहता है ना, वो तृप्त नहीं हो पाते। महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा, ये 4 आदमी हैं, 4 पुरुष है बच्चों। सबसे पहला महेंद्रनाथ है, पुरुष 1, पुरुष 2 है सिंघानिया, पुरुष 3 है जगमोहन और पुरुष 4 है जुनेजा। ये अलग अलग गुणों के 4 पुरुष हैं। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्रनाथ के साथ गांठ बांध ली और आगे चलकर अपने को भरा पूरा महसूस नहीं किया, करने लगी थी, लेकिन मोह भंग हो गया जब से उसकी नौकरी गई थी। लेकिन अगर वह महेंद्रनाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि तब जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता। मतलब हर एक आदमी में सारे आदमियों के गुण कहाँ से आ सकते हैं। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है।
इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने की दिलचस्प रंग युक्ति का सहारा लिया है। ठीक है, नाटककार ने स्वयं ही ये सारी बातें उल्लेख की हैं इस नाटक में, मोहन राकेश जी ने, कि जो इसको मंचन के समय एक ही पुरुष सभी पुरुषों का रोल निभाएगा, है ना, क्योंकि एक साथ चारों का जो है दृश्य कहीं नहीं आया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आया है। ठीक है, तो कितना आसान है, कम पात्र हो गए। महेंद्र नाथ की जगह जगमोहन को रख देने से या जगमोहन के स्थान पर जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्ति लगभग समान ढंग से बर्ताव करता है। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत के साथ एक स्पाट कमरे में लगे मुखौटे को आलोकित करता था। शुरू में जब ये नाटक का मंचन होता था तो एक जगह पे जाके लाइट जो है फोकस होती थी, स्पॉट मतलब उस जगह। आधे अधूरे का कार्यस्थल मकान का बैठने का कमरा है। एक कमरे में ही पूरा नाटक समाप्त हो जाता है, जिसमें सोफे, कुर्सियां, मेजें, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि हैं। यह कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की अधिक कठिनाइयों के कारण अब सब पर धूल की तह जम गई है। क्रॉकरी पर चटखन है। गरीबी है बच्चों, मतलब बिलो कहना चाहिए, जो इनका रहन सहन दिखाया है, क्योंकि पैसे का अभाव है, तभी तो सावित्री भी नौकरी पे जाती है। तो देखो, जब जिस घर में बच्चों पैसे का अभाव होता है, और दूसरी बात कि घर के सदस्यों में मनमुटाव होता है, खुशहाली नहीं होती, वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ का जो फर्नीचर है, वो भी उसकी गवाही देता है। यहाँ भी यही बात की गई है। आर्थिक कठिनाई के कारण सब चीज़ों पर धूल जम गई है। पहले साफ सुथरा रहा होगा जब उसका बिजनेस चलता था। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। क्रॉकरी पर चटखन है, कप प्लेट है उनमें चटक गए हैं, दीवारें मटमैली हो गई हैं, और घर की हवा तक में उस स्थायी तलखी की गंध है जो पांचों व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। कौन पांचों? महेंद्र नाथ, सावित्री, अशोक और दोनों लड़कियां, है ना, बड़ी और छोटी। ऊब, घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घोटने वाली मनहूसियत जो मरघट में होती है, शमशान में जैसी मनहूसियत होती है वैसा। इस तनाव भरे वातावरण के संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट ही उपयुक्त लगा, और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में उसे ही अपनाया गया। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक के शुरू और अंत में ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया, जिसकी ध्वनि तरंगे शमशान भूमि की संत्रस्त वीरांगी को संप्रेषित करती हो। नाटक के शुरू में भी ऐसा संगीत दिया गया जैसे शमशान भूमि की याद आ जाए, और बाद में भी। नाटक के शुरू के कुछ प्रदर्शन बंद प्रेक्षागृहों में हुए। प्रेक्षागृह जहाँ पे रंग मतलब कि रंगमंच जहाँ पे होता है, जहाँ पे नाटक खेले जाते हैं, उनको प्रेक्षागृह कहते हैं। जब मुक्ताकाशी त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई, मुक्ताकाश मतलब खुले आकाश में, तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। उनमें नाटक के तनाव और सघनता के बिखर जाने का खतरा है। लेकिन मेरी यह मान्यता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अगर नाटक गहन कलात्मक नाट्याभूति देने में समर्थ है, अगर वह जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर उंगली रखता है, तो हो सकता है कि बाहर सड़क पर कुछ आहट या किसी कार के हॉर्न की आवाज़ मंच पर की कलात्मक यात्रा में कोई रुकावट न डाल। खुले मंच पर यही होता है ना बेटा, बाहर का शोर शराबा सब सुनाई देता है। तो उसके बाद भी कह रहे हैं कि हो सकता है अगर नाटक के अंदर ये क्वालिटी है ना, कलात्मक नाट्यभूति देने में समर्थ है, तो ये चीज़ें कोई रुकावट नहीं डालती। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृह के अंतर से नाटक की प्रभावान्विति पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ तादात्म्य उतना ही तीव्र और गहन रहा। इन्हीं दिनों यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई व्यवहारिक मुश्किलें पैदा करता है। वह एक और जहाँ समय और व्यय साध्य है, नहीं लगता है ना, स्पीकर वगैरह में व्यय तो लगता ही है, वहीं दूसरी ओर रंगोपकरणों के अधिक आश्रय का भी द्योतक है। और यह बात किसी हद तक मेरी धारणाओं के साथ नहीं जाती, इसलिए हिम्मत करके मैंने बॉक्स सेट का व्यवहार भी छोड़ दिया, और इसके लिए इससे भी प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर नहीं महसूस किया। केवल अभिनय और कहानी के दम पर यह नाटक हर जगह सफल रहा। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के लिए उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ एक स्पॉट पर घर की विभिन्न चीज़ों को आलोकित करते थे, फिर हाउस लाइट में घुल मिल जाते थे। इसी प्रकार दूसरे अंक के शुरू में 2 स्पॉट लड़के और बड़ी लड़की को आलोकित करते थे। दूसरे अंक में किसमें फोकस होता है? लाइट, लड़का और बड़ी लड़की है। फिर एक प्रकाश व्यवस्था में सम्मिश्रित हो जाते थे। वेशभूषा के पीछे भी यही दृष्टि थी।
प्रमुख अभिनेता को 5 भूमिकाएं करनी थी। इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था। सबसे पहले काला सूट, काले सूट वाला आदमी के नाम से है यहाँ पे। फिर कोट उतारकर केवल कमीज पहनता है तो महेंद्रनाथ बन जाता है। फिर बंद गले का कोट व टोपी पहन के सिंघानिया बन जाता है। फिर आगे हाई नेक की कमीज पहन के जगमोहन बन जाता है और फिर लंबा कोट पहने जुनेजा बन जाता है ना। 5 पुरुषों की भूमिका को एक ही चरित्र ने निभाया है। केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। केवल जो सावित्री है उसको दिखाया गया कपड़े चेंज करने के लिए। प्रस्तुति की अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी मेकअप का न होना। नायिका केवल वही मेकअप किए हुई थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने पाउडर इत्यादि छुआ भी नहीं था। ये सब चीजें बच्चों कथन में पूछी जा चुकी हैं, है ना। इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग। पहले पूर्वाभ्यास से ही राकेश जी साथ थे और पहले प्रदर्शन तक वे बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक के अधिनिरूपण तक हमने साथ साथ काम किया। अनेक बार मतभेद भी हुए, लंबे वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया उसे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं असहमत होता या राकेश जी, मोहन राकेश की बात हो रही है। ये इतना बड़ा वक्तव्य था बच्चों, किसकी तरफ से? जो निर्देशक हैं ओम शिवपुरी की तरफ से था। अब ये नाटक यहाँ से शुरू है। मैं आपको इसके पात्रों के बारे में बता देती हूँ। ये प्रश्न आ चुका है बच्चों कि आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में कहाँ पे हुआ था। तो दिशांतर या दिशा ऐसे ही कुछ और नाम भी 3-4 दे देंगे, याद रखना। ये दिशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशक में फरवरी 1969 में हुआ था। और इसके पात्रों की भूमिका कौन कौन निभाता है देख लीजिए। काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी ने निभाई थी। जब यहाँ पे पहली बार इसको प्ले किया गया था तब की बात हो रही है। स्त्री जो बनी थी सावित्री, वो सुधा शिवपुरी बनी थी। पुरुष एक बने थे ओम शिवपुरी। बड़ी लड़की का रोल किया था अनुराधा कपूर ने और छोटी लड़की ऋचा व्यास ने। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों कि बड़ी लड़की का रोल किसने किया था जब पहली बार इसको मंच पे खेला गया था। ये देख लीजिए, अब नेट में इस तरह के प्रश्न भी पीछे पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, या आपने किए भी होंगे तो जानते होंगे ना। बड़ी लड़की की भूमिका किसने निभाई थी, छोटी लड़की की किसने निभाई थी, आप ये सब ध्यान से सुन लेना। ये तो समझ में आ जाएगा। ओम शिवपुरी पुरुष की सारे पुरुषों की भूमिका इन्होंने निभाई है। सावित्री की सुधा शिवपुरी ने। इनको याद रख लेना। बड़ी लड़की अनुराधा है, छोटी लड़की ऋचा व्यास ने निभाई है। अनुराधा और ऋचा व्यास ने। लड़के की भूमिका दिनेश ठाकुर ने निभाई है और बाकी पुरुष 2 भी ओम शिवपुरी हैं, 3 भी, 4 भी, सब ओम शिवपुरी ही हैं। क्लियर हुआ? अब इसके अंक नोट कर लो। तो इस नाटक में बच्चों 3 अंक हैं। 3 अंक है इसमें नाटक में दिए गए हैं। प्रकार कैसा है? ये तो एक सामाजिक नाटक है। विषय आपको समझ में कुछ कुछ आ ही गया होगा, फिर भी बता देती हूँ। एक मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक कलह का इसमें विवरण दिखाया गया है। स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी यहाँ पे दिखाई देती है। वैवाहिक संबंधों की विडंबना, मतलब विवाह है लेकिन स्त्री पति पत्नी में प्रेम बिल्कुल नहीं है। कुंठित जो है युवा वर्ग की पीड़ा दिखाई देती है अशोक के माध्यम से। और पुरुष का अधूरापन दिखाई देता है। आधुनिक नारी का चित्रण किया गया, नारी मुक्ति की भावना यहाँ पे दिखाई गई है। अब मैं आप कहेंगे ना, तो मैं देखिए ये ऐसे देखा जाए तो इसमें 48 पेजेस का है बच्चों, इसको अगर पढ़ा जाएगा तो। लेकिन मैं आपको इसका एक यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है, मैं आपको वो शेयर करूँगी। पूरे डायलॉग वगैरह हूबहू है, बहुत अच्छा है, शायद 3-4 घंटे का है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। मैं इसका सारांश आपको बता देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगेगा कि मैम आधा अधूरा लग रहा है, आधा अधूरा लग रहा है, पूरा पढ़ाइए, तो फिर बेटा एक एक मैं डायलॉग भी पढ़ा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये सोच के चल रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस जो है मतलब 70% तक तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ इसका सारांश क्या है, सार क्या है इस नाटक का। तो इसमें एक जो सबसे मेन किरदार है बच्चों सावित्री। आधा अधूरापन उसी के अंदर दिखाया गया है। सावित्री इसकी मुख्य नायिका है और उसके ही इर्द गिर्द जो है जो कथा जो है घूमती है। इस नाटक में जो 4 पुरुष हैं, पुरुष 1, 2, 3, 4
मैंने आपको बता दिया, ये सब एक ही पुरुष ने यहाँ पे उसकी भूमिका निभाई है। हाँ, तो बेटा इसकी कहानी इस प्रकार है कि शुरुआत में हम देखते हैं जो जो इसका पति है महेंद्र नाथ, याद रख लेंगे। तो ये जो महेंद्र नाथ है ये सावित्री का पति दिखाया गया है। और शुरुआत में एक काले सूट वाला आदमी मंच पे आता है। मंच की दृष्टि से आपको बता रही हूँ कि एक काले सूट वाला आदमी लंबे एकालाप में, मतलब अपने से ही बात करता हुआ मंच पे दिखाई देता है। वह अपने संवादों को से इशारा भी करता है कि यह नाटक के अन्य पुरुष पात्रों, मतलब जो पात्र है, अन्य पुरुष पात्र हैं, उनके रूप में भी वह बार बार वापस आएगा, मंच पे बार बार वही दिखाई देगा। इशारा मतलब बता देता है, वो एकालाप में ये बात जाहिर कर देता है। दिन भर ऑफिस में काम करके थकी हुई जब सावित्री घर आती है तब अपने घर में उसको मतलब कि शांति नहीं मिलती। वो वहाँ पे देखती है कि अव्यवस्थित घर पड़ा हुआ है, उसको देख के उसको चिढ़ लग जाती है, क्योंकि कमाने वाली एक अकेली वही है। ऑफिस में काम करिए तो बहुत इतनी बड़ी तनख्वाह भी नहीं है, कैसे ले दे के घर चल रहा है। और कितने लोग हैं परिवार में, 5 लोग हैं उसको मिला के, 3 बच्चे और एक पति महेंद्र नाथ। तो वहाँ पे दिखाई देता है कि घर में आती है थकी हुई है और अव्यवस्थित घर देखती परेशान और उत्तेजित हो जाती है। सावित्री एक आधुनिक स्त्री यहाँ पे दिखाई गई, आधुनिक नारी जो घर भी संभालती है और बाहर भी। वो स्वयं को युवती रहने का भ्रम पालती है। अधेड़ उम्र की दिखाई है, इसमें उम्र दिखाई गई 40 से 45 के बीच में, लेकिन वो अपने आप को मतलब थोड़ा सा संभाल के सजा के रखती है, क्योंकि उसको पता है कि पुरुष जो है रूप पर ही आकर्षित होते हैं। तो उसको एक भ्रम है, अपने को युवती रहने का उसके अंदर भ्रम है। उसे पूर्ण पुरुष की तलाश है, उसी के अंदर आधे अधूरापन दिखाया, उसे पूर्ण पुरुष की तलाश है, जो लास्ट तक खैर पूरी नहीं हो पाती है ना। और इसीलिए वो मन स्थिति के बीच सामान्य पुरुष अर्थात उसका पति वो महेंद्र नाथ से ऊब जाती है उसके, क्योंकि वो कमाना उसका बंद हो जाता है, घर में पड़ा रहता है। तो ज़्यादातर ऐसी मानसिकता होती है स्त्रियों की, जो पुरुष कमाता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं लगता। ज़्यादातर की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी में महेंद्र जो है वर्तमान में कुछ नहीं करता है, घर पर बैठा रहता है, घर का उसका घर पे कोई नियंत्रण नहीं है महेंद्र नाथ का, कोई बच्चे उसकी बात नहीं मानते। केवल जो अशोक है वो थोड़ा बहुत अपने पिता का पक्ष लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है बच्चों, कहना चाहिए कि एक जमाना ऐसा था जब वो कमाता था, बहुत बड़े मतलब कंपनी में वह पार्टनर था। अब वो कंपनी नुकसान में चली गई, बिजनेस में उसको घाटा हो गया और उसके कारण वह निराश हो गया है और शराब पीने अपने आप को उसने शराब में डुबो दिया है। अपनी पत्नी से घृणा करने लगा है, उसका संपूर्ण जीवन अब सावित्री पर निर्भर है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल मतलब कि घाटा हुआ, जो उसको साझे में जो उसने लगाई थी उसमें घाटा होने के बाद से वो पूरी तरह से मतलब पत्नी के ऊपर निर्भर हो गया है, खाने पीने शराब सब के लिए पूरी तरह से पत्नी पर निर्भर हो गया है। सावित्री और महेंद्र नाथ में सावित्री के उसके बॉस है बच्चों सिंघानिया, ये नोट कर लेंगे। जो सिंघानिया नामक पुरुष है वो उसका बॉस है और उसके साथ वो घर आता है। बॉस घर में क्यों आ रहा है भाई, उसके प्रति मतलब आकर्षित है, क्यों घर में आएगा। तो वो चाहती भी थी कि घर में आए, मतलब बॉस ज़्यादा उसकी केयर करेगा तो नौकरी सुरक्षित रहेगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा, जो भी वो सोचती हो। उसको मतलब अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए वो बाहरी पुरुषों में भी अपना पूर्ण पुरुष को ढूंढती थी। तो जब उसके घर आता है तो इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा शुरू होता है। सावित्री के मुताबिक उसका बॉस उसके और महेंद्र नाथ के बेटे अशोक की नौकरी लगवाने के लालच में बुला रही है। सावित्री सफाई देती है, बॉस को घर पे क्यों आने दे रही है, क्योंकि बॉस से बात करके वो अपने बेटे की नौकरी लगवाएगी। किंतु महेंद्र नाथ इस बात से सहमत नहीं है। अशोक को ऐसा किसी के लालच में भीख में ली हुई नौकरी स्वीकार नहीं है। वो एक खुददार बच्चा दिखाया गया है और इस कारण वह अपनी माँ से सहमत नहीं है, पिता का पक्ष ले रहा है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, उस स्थिति को सोच के देखो, माँ का कोई पुरुष मित्र या बॉस घर आ रहा है और इसलिए कि वो बेटे को नौकरी दिलवाना चाह रही है। तो ये अब जो, और वो भी युवा बेटा है, तो वो तो समझ रहा है ना कि क्यों आ रहा है बॉस घर, है ना। कोई चीज़ जो है बिना मतलब के नहीं होती है ना, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, और इस नाटक में वही चीज़ दिखाई गई है। सावित्री के चरित्र में चिड़चिड़ापन, कर्कशता, कटुता दिखाई देने लगती है और
प्रेम की परीक्षा में असफल रही हुई नारी यहाँ पे दिखाई गई है। सावित्री को एक पूर्ण पुरुष की तलाश है जो उसके अधूरेपन को दूर कर सके। इस कारण वह अपने पति में की कमियों के कारण दूसरों के संपर्क में आती है। और सावित्री अकेली घर में नौकरी करती है, इस कारण वह अकेली घर की कमाऊ है। अपने निठल्ले या बेकार पति को लेकर बार बार वाद विवाद होता है। और ये नाटक में घर घटनाओं और चीज़ों का मतलब कि कच्चा चिट्ठा खुलता जाता है। घर की हालत और बच्चों के बिगड़ने की जिम्मेदारी दोनों भी पति पत्नी एक दूसरे पर डालते हैं। वो कहता है तुम्हारे कारण और वो कहती है तुम्हारे कारण। महेंद्रनाथ सावित्री के पुरुष मित्रों के नाम लेकर उसे हीन दिखाता है, मतलब उसको ताना मारता है, जिसमें जगमोहन और मनोज के नाम लेना नहीं भूलता है ना। जगमोहन और मनोज के नाम से ज़्यादा, क्योंकि मनोज को यहाँ पे दिखाया है कि उसकी मतलब कि सावित्री का मित्र था, लेकिन उसकी बेटी से प्यार करने लगा कि आकर्षित हो गया। प्यार तो नहीं माना जाएगा ये, जो माँ से प्रेम कर रहा और बेटी के साथ भाग गया है ना। मनोज की बात कह रही हूँ मैं। तो उसमें यहाँ पे स्वाभाविक है, महेंद्रनाथ की जगह कोई भी पात्र होता, कोई भी पुरुष होता तो चिढ़ता ही, तो बार बार उसके ऊपर बोलता है, मनोज का नाम लेता है। इन पति पत्नी की बात हो रही थी, तभी उनकी बड़ी लड़की जो बिन्नी है वो आ जाती है, उसको आते हुए दिखाते हैं। और इसमें उसके हालचाल से हमें नाटककार बताता है कि बिन्नी अर्थात अनजाने में अपनी माँ के प्रेमी मनोज से ही भागकर, मतलब कि जल्दबाजी में वो शादी कर लेती है। वो भी अपनी शादी से खुश नहीं है। अपने माता पिता की तरह उसका दाम्पत्य जीवन भी असंतुष्ट है और इसीलिए वो मायके आ गई है उसको छोड़ के। लड़के मतलब इनकी छोटी बेटी है किन्नी, नाम याद रखना, बिन्नी बड़ी है, बा से बिन्नी, और किन्नी छोटी है ना। किन्नी अपनी जो स्कूल की ज़रूरतों की शिकायतों को लेकर अपने माता पिता के पास आती है, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं है, ना समय है ना मनोदशा है कि उनकी बात सुने। तो ये इस कारण क्या हो गया, कम उम्र में ही वो अश्लील किताबें पढ़ना सीख गई है ना। और बदतमीजी करती है, मुंह जोर हो गई है ना, कि सबसे जुबान चलाती है। अब इस सब का वातावरण से आहत होकर महेंद्रनाथ हमेशा के लिए घर छोड़कर लास्ट में दिखाते चला जाता है। वह धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है और सावित्री का बॉस पुरुष 2 जो सिंघानिया है, उसके घर, सिंघानिया जो है उसका बॉस बना है, वो उसके घर आता है। बॉस की अभद्र और असंगत हरकतों से क्रोधित होकर अशोक जो उसका बेटा है उसका मजाक उड़ाता है। जब अशोक के इस व्यवहार से सावित्री नाराज होती है, मतलब बॉस की क्यों मजाक करो, तो जब नाराज होती है तब वह अपनी माँ पर भी लांछन लगा देता है। युवा है, किशोर उम्र का है, ये जो अशोक दिखाया गया है समझ रहा है, तो वो अपनी माँ पे लांछन लगा देता है कि अपनी खुशी के लिए वह हमेशा बड़े बड़े आदमियों से अपने संपर्क बनाती है। सावित्री बहुत दुखी और आहत होती है। सावित्री सबके लिए घर छोड़ने का मन बना लेती है कि वही कमाने वाली और उसी से कोई खुश नहीं है, सब उसी को गलत बोल रहे हैं, तो वो घर छोड़ने का मन बना लेती है। और यहीं पर नाटक का पूर्वार्ध समाप्त होता है। पूर्वार्ध मतलब अब ये इंटरवल हो गया, समझिए, ठीक है। नाटक के उत्तरार्ध में दिखाया गया है, उत्तरार्ध का प्रथम दृश्य जो है, इसमें अशोक बिन्नी किन्नी के माध्यम से पाठकों को बताता है कि एक भिन्न स्तर पर ये सब भी अपने माँ बाप की नाटकीय जिंदगी का विस्तार भर हैं, मतलब बच्चे भी अपने आप को आधे अधूरा ही मानते हैं। सावित्री घर छोड़ने के इरादे से अपने पूर्व प्रेमी जगमोहन के साथ बाहर जाती है। सिंघानिया यहाँ पे दिखाया गया है, उसको नहीं, जगमोहन से वो पहले प्रेम करती थी, ठीक है, और उसके साथ वो घर छोड़ने का मन बना लेती है। और उसकी चालाकी से हताश, क्रुद्ध और दुखी होकर खाली हाथ वापस लौट आती है। चली जाती है घर छोड़ के, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता, वापस फिर लौट आती है। जब घर वापस आती है तो जगमोहन का जो पुराना मतलब जगमोहन का जो गुस्सा पाने छोटी बेटी किन्नी पर मतलब अब जाती है घर छोड़ के, धमकी दे के जाती है जगमोहन के साथ, लेकिन जगमोहन से उसे ये चीज़ नहीं मिलती कि उसको अपना रहा है। फिर वो वापस आ जाती है, हताश होती है और गुस्से में सारा गुस्सा वो किन्नी पर निकाल देती है और उसको पीट देती है ना। अपना गुस्सा किस पे निकालती है, छोटी बेटी पे। घर पर महेंद्रनाथ का दोस्त जुनेजा उसके इंतजार में है। जुनेजा को यहाँ दिखाया है थोड़ा समझदार टाइप का, और वो उसको आईना दिखाता है सावित्री को। सावित्री किसी की उपस्थिति में पति महेंद्रनाथ को रीढ़हीन, मतलब कि जुनेजा के सामने ही उसको कहती है कि इसकी रीढ़ नहीं है, रीढ़हीन, लिजलिजा और
आधा अधूरा कहती है, रबड़ का टुकड़ा जैसे कहती है, लिजलिजा आदमी है, ये कुछ मतलब अपने से नहीं करता है। पुरुष 4 यानी जुनेजा भी तब सावित्री का कच्चा चिट्ठा खोल देता है, बताता है कि पिछले 21 सालों से वह कितनी बार किस किस के साथ संबंध बनाने का असफल प्रयास करती आई है ना। पूरा कच्चा चिट्ठा वहाँ पे वो खोल के रख देता है। जुनेजा के अंदर इतना वो था कि वो उसके सामने बोल देता है। ठीक है, वो कहता है कि जितना कुछ वह पाना चाहती है वह कभी किसी एक पुरुष से नहीं मिल सकता, इसलिए अधूरेपन के एहसास से दुखी रहना ही उसकी नियति में है। और यहीं आकर सावित्री महसूस करती है कि अलग अलग मुखौटों के बावजूद सब पुरुषों का चेहरा एक ही है। और सावित्री की तरह ही दिखाते हैं कि महेंद्रनाथ भी नाटक के अंत में फिर घर वापस आ जाता है और सभी पात्र घर के इस नर्क में फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं और अपने आप को अकेलापन, अधूरापन महसूस करते हुए, लेकिन उनके पास कहीं कोई जाने का ऑप्शन ही नहीं है एक दूसरे के साथ रहने के अलावा ना। तो यही उनकी नियति है कि एक अधूरेपन के एहसास से दुखी रहने उनकी नियति है। और यहीं आकर वह महसूस करती है कि अलग अलग मुखौटों के बावजूद भी सभी आदमियों का अंदर का चेहरा एक ही है। आधे अधूरे नाटक में की कथा वस्तु अत्यंत आकर्षक और सामाजिक कलेवर में भिगोकर यहाँ पे परोसी गई है मोहन राकेश जी के द्वारा, और परिवार की विघटनशीलता को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसमें मानसिक विसंगतियों को झेलता हुआ परिवार है और ये एक नाटक है 5 सदस्यों के परिवार में आर्थिक कठिनाइयाँ, मनुष्य के मनोभावों और मतलब कि घर का दमघोटू वातावरण, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। पति का निठल्लापन और बौना चरित्र मतलब रीढ़हीन व्यक्ति के रूप में उसको दिखाया गया है। और इससे उभी हुई जो स्त्री है काल्पनिक पुरुषों की तलाश में इतनी महत्वाकांक्षी है कि लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती और अंततः निराश, हताश, अत्यंत क्लांत होकर वही उसी घर में लौट आती है। गृह स्वामी की मर्यादा से च्युत पुरुष भी घर में आकर उसी घर में रहने के लिए विवश है। बड़ी लड़की, अशोक आदि बच्चे भी घर के दम घोटू वातावरण के खिलाफ बोलते तो हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं। संभवतः घर के सभी सदस्य जो है असंतोष, कुंठाग्रस्त, टूटन फूटन यातना भोगने के लिए अभिशप्त दिखाए गए हैं। इस नाटक में प्रत्येक पात्र अधूरा अधूरा सा ही दिखाया गया है बच्चों, और यह नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में अपेक्षाओं, यौन कुंठाओं, भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। मध्यवर्गीय परिवार के असफल जीवन का चित्रण इस नाटक में बहुत ही सफलतापूर्वक मोहन राकेश जी ने किया है। तो ये थी बच्चों इसकी सार रूप में कहानी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको नाटक की कहानी समझ में आ गई होगी। 3 अंक हैं। इसके जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। संवाद, किन्नी का संवाद एक बार पूछा जा चुका है ना, और रबड़ का स्टैम्प जो कहती है सावित्री वो पूछा गया है। मतलब संवादों से एक प्रश्न आता ही है। तो आप लोग इस PDF को पढ़ने का कष्ट करना, पढ़ना ही है, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो बताना, और अगर नहीं पढ़ पाओगे तो ठीक है, मैं इतना भी प्रयास करूँगी कि आपको ये पूरा नाटक जो है पढ़ के सुना दूँगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो जितनी बार पढ़ाती हूँ हर बैच में मेरा उतना रिवीजन होता है, मुझे पढ़ने से कभी वो नहीं लगता, अच्छा लगता है मुझे। तो ठीक है, आप लोग अपना बताना, कम से कम एक बार पढ़ना, और मैं जो इसका मंचन जो किया गया है वो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हो बच्चों। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास का यहाँ पे समाप्त करती हूँ, मैं समापन करती हूँ। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आषाढ़ का एक दिन। ये भी मोहन राकेश जी का ही नाटक है, और कल की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।